Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मिलिट्री एक्सरसाइज। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ अभी हाल फिलहाल में उसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली एक्सरसाइज पीस ब्लैक 2022 कंक्लूड इन ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में जो आपका एक्सरसाइज पीस ब्लैक था 2022 का, ये कहां पे हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इट इज अ बाइनियल 3-week multilateral इंक्लूडिंग इंडिया एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ये जो आपका बाइनियल होने वाला 3-week मल्टीलैटरल, जिसमें कि इंडियन एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी हुआ था, इसको होस्ट किया गया था रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। इन नेवी पार्टिसिपेट इन दी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ककाडू। ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज ककाडू स्टार्टेड इन 1993 और इंडियन नेवी ने भाग लिया था जो मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज था आपका ककाडू पे। ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज ककाडू को स्टार्ट किया गया था 1993 पे। तो ये नेवल एक्सरसाइज ककाडू किस कंट्री के बीच में है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये जो आपका एक मल्टीलेटरल रीजनल मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज है, जिसको होस्ट किया जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा, और कब स्टार्ट किया गया था 1993 पे। जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसको कि हम शॉर्टली जाइमेक्स भी कहते हैं, 2022 का जाइमेक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज जो था, ये आपका जनवरी 2012 में एक स्पेशल फोकस में लेके मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को स्टार्ट किया गया था। इट कंडक्टेड बाइनली बिटवीन इंडियन नेवी एंड जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। इसको बाइनली कंडक्ट किया जाता है इंडियन नेवी और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा। तो जाइमेक्स एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में है, जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम सोशल ऑडिट। जो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम था उसका सोशल ऑडिट किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे क्या पाया गया, क्या स्टेटस है उसके, फिर मनरेगा सबको हम कंसीडर करेंगे। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज टोल्ड स्टेट दैट फेलियर टू कैरी आउट अ सोशल ऑडिट ऑफ द मनरेगा विल इनवाइट एक्शन इंक्लूडिंग विथ होल्डिंग ऑफ फंड। जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा स्टेट को कि अगर वो नहीं कैरी करते हैं सोशल ऑडिट को मनरेगा का, तो इसके कारण उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें कि उनके फंड को होल्ड भी किया जा सकता है। क्या स्टेटस है? As per Ministry of Rural Development, only 14.29% of the planned audit have been completed in this financial year. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट के अनुसार सिर्फ 14.29% जो प्लान ऑडिट था वो कंप्लीट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर पे। मनरेगा एक्ट सोशल ऑडिट, जो मनरेगा एक्ट सोशल ऑडिट है, एवरी सोशल ऑडिट यूनिट इज एंटाइटल्ड टू फंड इक्विवेलेंट टू 0.5% ऑफ मनरेगा एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्टेट इन द प्रीवियस ईयर। हर एक जो सोशल ऑडिट यूनिट होता है उसको इंटाइटल किया गया कि जो फंड जो कि इक्विवेलेंट होगा आपका 0.5% मनरेगा के एक्सपेंडिचर का, इसको खर्च किया जाएगा स्टेट के द्वारा प्रीवियस ईयर के। The audit involved quality check of infrastructure, financial misappropriation in wages and check for any procedural deviation. ये जो ऑडिट है ये इन्वॉल्व करता है, क्वालिटी चेक करता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन तो अगर नहीं है वेज में, चेक करता है कोई प्रोसीड्यूरल डेविएशन तो नहीं हुआ है, इस सबको ये ऑडिट चेक करता है। इश्यू क्या है? अनेबल टू पे ऑडिटर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? नहीं पे किया गया है ऑडिटर को। The amount is credited after desperate call from the audit department, which is unable to pay it auditor for over a year. एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश। जो अमाउंट है जिसको क्रेडिट किया जाता है डेस्परेट कॉल के बाद ऑडिट डिपार्टमेंट के, जो कि नहीं पे करते ऑडिटर को, सालों से नहीं पे किया उन्होंने, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया। नॉट फुल अमाउंट पेड, पूरा अमाउंट भी क्लियर नहीं किया जाता। इवन व्हेन फंड अराइव द सेंट्रल रेयरली पेज द इंटायर अमाउंट। और जब फंड अराइव भी करता है तो जो सेंटर होता है वो रेयरली पे करता है पूरे अमाउंट को। एग्जाम्पल आप बिहार को देखिए, बिहार का जो सोशल ऑडिट यूनिट था उसको नहीं मिला है फंड अप्रैल 2020 से, मोर देन 2 years हो चुका है। लोन फ्रॉम रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, जो लोन है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट का। द सोशल ऑडिट यूनिट इन झारखंड, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड कर्नाटका we are forced to take loan from their respective state government in order to sustain their operation. और जो सोशल ऑडिट यूनिट है झारखंड, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका का, वो उनको लोन लेना पड़ा है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को अपने सस्टेन करने के लिए ऑपरेशन को। मनरेगा के बारे में भी हम जान ले। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। This scheme was introduced as a social measure that guarantee the right to work. The local government will have to legally provide at least 100 days of wage employment in rural India to enhance their quality of life. ये जो स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक सोशल मेजर के तौर पे, जो गारंटी करता है राइट टू वर्क को। जो लोकल गवर्नमेंट है वो लीगली प्रोवाइड करेंगे एटलीस्ट 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट का रूरल इंडिया को, ताकि इनहेंस किया जा सके क्वालिटी को लाइफ का। एलिजिबिलिटी क्या है मनरेगा स्कीम के लिए? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया टू सीक नरेगा बेनिफिट, कि उसको भारत का सिटीजन होना होगा अगर उसको इसका बेनिफिट चाहिए तो। इस जॉब सीकर हैज कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन,
जो शॉप सीकर है उसका कम से कम 18 ईयर्स हो जाना चाहिए एप्लीकेशन के समय पे। द एप्लीकेंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड, दैट इज एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विथ लोकल ग्राम पंचायत। और जो एप्लीकेंट है वो पार्ट होना चाहिए लोकल हाउस होल्ड का, यानी एप्लीकेशन जो आपको लोकल ग्राम पंचायत के पास करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट टू हैव नीति आयोग लाइक बॉडी सून। जो स्टेट है उनको बहुत जल्दी नीति आयोग को जैसा बॉडी मिलेगा, जानेंगे हम इसके बारे में, क्या एम है इसका, सब कुछ कंसीडर करेंगे। नीति आयोग लाइक इंस्टीट्यूशन विल बी मेड इन स्टेट विद द नेशन विजिटिंग ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। नीति आयोग के जैसा इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट के लिए भी तैयार किया जाएगा, जो नेशनल विजन है एक डेवलप्ड नेशन का बनने का 2047 में, इसको फुलफिल करने के लिए। मकसद क्या है? इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि इंप्रूव किया जा सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, लैंड रिफॉर्म लाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, और क्रेडिट फ्लो और अर्बनाइजेशन के लिए इसको लाया जाएगा। कुछ स्टेट की अगर हम बात करें, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम have already begun work in this regard, while state like Maharashtra, Gujarat, etc. will like the common work soon, sources said। जो कुछ स्टेट है आपका, जैसे कि कर्नाटका हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, इन सब ने स्टार्ट कर दिया है वर्क इस फील्ड पे, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे इस फील्ड में काम। कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कंसेप्चुअलाइजेशन है स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। Lateral entry of professional will be encouraged in SIT to undertake high quality analytical work and policy recommendation। जो लेटरल एंट्री है प्रोफेशनल का, उनको इंकरेज किया जाएगा स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन में, ताकि हाई क्वालिटी एनालिटिकल वर्क और पॉलिसी रिकमेंडेशन किया जा सके। नीति आयोग, द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015 with an emphasis on bottom up approach, envisaging the vision of maximum governance, minimum government, echoing the spirit of cooperative federalism। जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से 2015 में। इसका फोकस था बॉटम अप अप्रोच के ऊपर। ये इन्वाइजेक्ट करता है जो विजन है मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए लेकिन मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए। ये इको कर रहा है जो स्पिरिट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो नीति आयोग का चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। गवर्निंग काउंसिल, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी। जो गवर्निंग काउंसिल होता है उसमें चीफ मिनिस्टर होता है सारे स्टेट के और लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यूनियन टेरिटरी के। रीजनल काउंसिल की अगर हम बात करें तो एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक रीजनल इश्यू को ये कंप्राइज करता है चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर या उसके नॉमिनी के द्वारा। एडहॉक मेंबरशिप, 2 मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी के, जो कि लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन से होते हैं रोटेशनल बेसिस में। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप की अगर बात करें तो मैक्सिमम 4 हो सकता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फिक्स टेन्यूर के लिए। इसका जो रैंक होता है वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होता है। स्पेशल इनवाइटी जो होता है वो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट जिनको नॉलेज होता है स्पेसिफिक फील्ड पे, उनको नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंडफॉल टैक्स। अब हम जानेंगे विंडफॉल टैक्स होता क्यों है, ये न्यूज में क्यों आया है। Government has defended the windfall tax applicable from July 1 as a way to rein in the phenomenal profit made by some oil refinery who choose to export fuel to reap the benefit of skyrocketing global prices while affecting domestic supply। गवर्नमेंट ने डिफेंड किया विंडफॉल टैक्स को, जो कि एप्लीकेबल है जुलाई 1 है। एक तरीका था फिनोमिनल प्रॉफिट का कुछ ऑयल रिफाइनर्स के द्वारा, जिन्होंने चूज किया था एक्सपोर्ट करने का फ्यूल को ताकि वो बेनिफिट उठा सके स्काई रोटेटिंग ग्लोबल प्राइस का, जबकि ये अफेक्ट कर रहा था डोमेस्टिक सप्लाई को। ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है? यूनाइटेड स्टेट कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस डिफाइन अ विंडफॉल टैक्स एज एन अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम थ्रू नो एडिशनल एफर्ट और एक्सपेंस। यूनाइटेड स्टेट कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने डिफाइन किया है कि जो विंडफॉल है ये एक अनएंटिसिपेटेड गेन है इनकम में, बिना कोई एडिशनल एफर्ट या एक्सपेंस के। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सेल क्रूड ऑयल टू डोमेस्टिक रिफाइनरी एट एन इंटरनेशनल पार्टी प्राइस thus मेकिंग विंडफॉल गेन। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं वो सेल करते हैं क्रूड ऑयल को डोमेस्टिक रिफाइनरी के पास इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस में। इससे क्या होता है, उनको विंडफॉल गेन होता है। जैसे कि ओएनजीसी रिपोर्टेड बम्पर प्रॉफिट इन मार्च क्वार्टर व्हेन इंटरनेशनल प्राइस सोर टू नियर 14-year हाई ऑफ $139 पर बैरल। जैसे कि ओएनजीसी का बम्पर प्रॉफिट हुआ था मार्च के क्वार्टर पे, जब इंटरनेशनल प्राइस जो था वो आपका बढ़ गया था, 14-year हाई चला गया था, $139 पर बैरल हो गया था, तो उस समय ओएनजीसी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। UN chief urged all government to take this excessive profit and use the fund to support the most vulnerable people through this difficult time। और यूएन चीफ ने अर्ज किया है सारे गवर्नमेंट से कि टैक्स करे इस टाइप के एक्सेसिव प्रॉफिट को और उपयोग करे इस फंड का सपोर्ट करने के लिए मोस्ट वल्नरेबल पीपल को डिफिकल्ट टाइम पे। अदर कंट्री की अगर हम बात करें, बिसाइड इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी
have either already imposed a windfall profit tax or a contemplating doing so. इंडिया के अलावा यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी जो है वो सब इधर एक्सपोज कर रहे हैं विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स को या प्लान कर रहे हैं, लगाने की बात कर रहे हैं. वाई आर कंट्री लिवाइंग विंडफॉल टैक्स नाउ? क्यों कंट्री जो वो अब लगा रहे हैं विंडफॉल टैक्स को अभी? प्राइसेस ऑफ ऑयल, गैस एंड कोल हैव बीन सीन शार्प इंक्रीजेस. The rising prices meant huge and record profit for energy company while resulting in hefty gases and electricity bill for household bill in major and smaller economy. जो प्राइसेस आपका ऑयल, गैस, कोल का इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा गया है. राइजिंग प्राइसेस का मतलब है ह्यूज और रिकॉर्ड प्रॉफिट एनर्जी कंपनी के लिए, जबकि दूसरी तरफ जो बहुत ज्यादा गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है हाउस होल्ड का, इसके कारण स्मॉलर इकोनॉमी पे और पीपल के लिए बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिनटेक इंसेंटिव स्कीम FIS 2022 का क्या है हम इसको जानेंगे. PIB का न्यूज है. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFCA हैज लॉन्च अ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फिनटेक एक्टिविटी. इसको किसने लॉन्च किया है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFCA ने लॉन्च किया आपका जो स्कीम है फिनटेक इंसेंटिव स्कीम को, ताकि सपोर्ट किया जा सके फिनटेक एक्टिविटी को. एम क्या है इस स्कीम का? टू प्रमोट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास फिनटेक सेंटर एट गिफ्ट सिटी गुजरात. ये प्रमोट किया जाए इस्टेब्लिशमेंट को वर्ल्ड क्लास फिनटेक सेंटर का गिफ्ट सिटी गुजरात में. इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो ग्रांट दिया जाएगा स्टार्टअप को, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, सैंडबॉक्स, ग्रीन फिनटेक एक्सेलरेटर को. फिनटेक और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इज a term used to describe any new technology that aims to improve and automate the use and delivery of financial service. फिनटेक या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है ये एक टर्म है जिसका उपयोग किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को जिसका मकसद है इंप्रूव करना या ऑटोमेट करना यूज और डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विस का. व्हाट इज एन IFSC? ये IFSC क्या है? एन IFSC कैटर टू कस्टमर आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी. जो IFSC होता है वो कैटर करता है कस्टमर को जो कि आउटसाइड होते हैं ज्यूरिसडिक्शन के, डोमेस्टिक इकोनॉमी के. सच सेंटर डील विद फ्लो ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस अक्रॉस बॉर्डर. और इस टाइप के जो सेंटर होते हैं वो डील करते हैं जो फ्लो है फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस का अक्रॉस बॉर्डर पे. करेंटली गिफ्ट IFSC इज द मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया. और अभी प्रेजेंटली में जो गिफ्ट IFSC है वो मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है भारत का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रबर प्रोटेस्ट इन केरला. तो जो रबर प्रोटेस्ट हो रहा है केरला में हम इसके बारे में जानेंगे. फिर क्यों शार्प फॉल हुआ है प्राइसेस में, और जो है रबर प्रोड्यूसिंग कौन सा स्टेट टॉप पे है ये भी पता होना चाहिए. द प्राइस ऑफ नेचुरल रबर हैज क्रैश्ड टू a 16-month low in Indian market. This has led to widespread protests among rubber growers of Kerala. जो प्राइस है नेचुरल रबर का उसमें क्रैश देखा गया है, 16 मंथ के लो पे आ गया है. ये जो है इसके कारण बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है रबर ग्रोअर्स के द्वारा केरला पे. वाई हैड काउट द शार्प फॉल इन प्राइसेस? किस कारण ये जो शार्प डिक्लाइन देखा गया है प्राइसेस में, ये हमको समझना होगा. वीक चाइनीज डिमांड ड्यू टू जीरो कोविड स्ट्रेटेजी. चाइना कंज्यूम 42% ऑफ वर्ल्ड रबर प्रोडक्शन. जो चाइनीज डिमांड है कोविड स्ट्रेटेजी के कारण बहुत ज्यादा कम हो चुका है, और जो चाइना है वो अकेले ही कंज्यूम करता है 42% वर्ल्ड के रबर प्रोडक्शन को. तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज चाइना का कंजम्पशन है, और जो चाइना का जीरो कोविड स्ट्रेटेजी है इस कारण क्या है डिमांड बहुत ज्यादा कम हो चुका है. ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है रबर ग्रोअर्स को. यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर. यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस का भी प्रभाव पड़ा रशिया यूक्रेन वॉर के कारण. बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है. हायर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है. हाई इंपोर्ट ब्लॉक रबर फ्रॉम आइवरी कोस्ट एंड कंपाउंडेड रबर फ्रॉम फार ईस्ट. जो इंपोर्ट हो रहा है ब्लॉक रबर का आइवरी कोस्ट से, कंपाउंडेड रबर का फार ईस्ट से, ये भी इंपैक्ट डाल रहा है. क्या स्टेटस है? इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर while it also remains the second biggest consumer of the material globally. इंडिया जो है करेंटली वर्ल्ड का 5वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, लेकिन ये सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर भी है मटेरियल का ग्लोबली. अगर हम बात करें रबर का तो अबाउट 40% ऑफ इंडिया टोटल नेचुरल रबर कंजम्पशन इज करेंटली मेड थ्रू इम्पोर्ट. और जो 40% इंडिया का टोटल नेचुरल रबर का कंजम्पशन है इसको पूरा किया जाता है इम्पोर्ट के माध्यम से. आप समझ सकते होंगे. केरला अकाउंट फॉर नियरली 75% ऑफ टोटल ऑफ इंडिया प्रोडक्शन. और केरला जो है वो नियरली 75% टोटल इंडिया के प्रोडक्शन का केरला से होता है. तो आप समझ जाइए रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो सबसे ज्यादा केरला पे होता है. व्हाट डू फार्मर डिमांड? फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका डिमांड क्या है? रेजिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी, कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाए ताकि जो सस्ता चीप जो रबर आ रहा है वो इनके लेवल पे हो जाए. रेज दी रिप्लांटिंग सब्सिडी इन केरला. रेज किया जाए जो रिप्लांटिंग सब्सिडी है केरला में उसको बढ़ाया जाए ताकि उनको सपोर्ट मिल सके. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.